तो हमने थोड़ा सा टच किया था कल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फिर भी देखेंगे कि इसका दूसरा नाम जो है ऑरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी कहते हैं। इस टेस्ट से हमें पता चलता है कि हमारी बॉडी जो है वो ग्लूकोज के साथ कैसे रिएक्ट करती है, क्या वो प्रॉपर मेटाबॉलिक रिएक्शंस ग्लूकोज के साथ करती है कि नहीं, मतलब वो कैसे हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कैसे कंट्रोल हो पाता है। तो इस टेस्ट से हमें पता चलता है कहीं हमें ये टाइप 1 या टाइप 2 डायबिटीज़ तो नहीं है, या कुछ इम्पेयरमेंट रिलेटेड ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म तो नहीं है। तो जो भी हम यूज़ करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट नॉर्मली उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको सिम्टम्स होते हैं या उनको लगता है कि वी हैव सर्टेन सिम्टम्स, तो उनको डॉक्टर फिर प्रेस्क्राइब करता है कि यू टेक, या उनको लेथार्जी लगती है या वीकनेस लगती है तो डॉक्टर उनको थायराइड टेस्ट भी करता है, साथ में ये ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि सब थायराइड की वजह से हो, डायबिटीज़ की वजह से भी हो सकता है। तो देखा गया है कि इसका मॉडिफाइड वर्जन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट जो गेस्टेशनल डायबिटीज़ है यानी ज्यूरिंग प्रेगनेंसी, मोस्टली देखा जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनको तब मतलब प्रेगनेंसी रिलेटेड डायबिटीज़, हालांकि उनको बराबर वो 9 महीने रहता है, जो वो फिर डिलीवरी देती है उनको फिर वो डायबिटीज़ नहीं रहता, वो टेम्परेरी ऑनसेट है डायबिटीज़ का। तो हम कैसे एक बंदे को तैयार करेंगे इस टेस्ट के लिए, अगर हमें पता है कि हम पहले ही उसको बोलते हैं 3 दिन में आप कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट खाए, 3 दिन पहले एटलीस्ट वो दिन में 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स का डाइट लेना चाहिए, क्योंकि तब जब फिर 3 दिन बाद वो टेस्ट करने आएगा तो उसको तब 10 आवर्स का एम्प्टी स्टोमक होना चाहिए, यानी फास्टिंग स्टेट, क्योंकि जब वो आएगा सबसे पहले हम फास्टिंग स्टेट का ब्लड सैंपल भी लेंगे और प्लस यूरिन सैंपल, 2 सैंपल्स एट अ टाइम हम लेंगे। वन इज़ द फास्टिंग एंड और दूसरा फिर जब फास्टिंग का सैंपल हमने लिया, एक तो ब्लड का भी और यूरिन का भी, तो फिर उसके बाद हम उसको मतलब 75 ग्राम्स जो ग्लूकोज सॉल्यूशन है वो देंगे पीने के लिए। तो 5 मिनट बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे 2 आवर का प्रोसेस, यानी 30-30 इंटरनल मिनट्स के बाद हमें इंटरवल्स के बाद हमें उसका सैंपल लेना है। तो टोटल 2 घंटे में हम 4 सैंपल्स लेते हैं उसके, जो आफ्टर ईटिंग या आफ्टर मील उसको पोस्ट प्रैंडल सैम्पलिंग कहते हैं, यानी खाने के बाद जब उसको ग्लूकोज डाइट हमने दिया तब उसके बाद जो भी सैंपल्स हमने लिए वो आफ्टर मील ही माने जाएंगे। जो रिजल्ट हम इस टेस्ट में देखते हैं, नॉर्मल रेंज जो फास्टिंग का है वो 70 से 100 mg पर DL होता है, लेकिन 2 आवर का जो ग्लूकोज लेवल रेंज है यानी पोस्ट प्रैंडल आफ्टर मील वो लेस देन 130 एबो नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि देयर इज सम इम्पेयरमेंट इन ग्लूकोज। देखा गया है कि फास्टिंग का रेंज हम 110 से 126 mg पर DL रखते हैं, इस रेंज के दौरान हम कहते हैं हाँ इसमें प्रॉब्लम है, हो सकता है इसमें ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की प्रॉब्लम है, लेकिन WHO जो है वो हमें बोलता है कि वो एक्सीड होना चाहिए, यानी 126 के अबो होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि इसको डायबिटीज़ है, अदरवाइज हम उसको डायबिटिक पेशेंट नहीं माने, हम कहेंगे उसके मेटाबॉलिक रिएक्शंस में कुछ प्रॉब्लम है तो अदर टेस्ट्स भी किए जाएंगे। तो 2 आवर ग्लूकोज एस्टिमेशन हम देखते हैं कि 140 से अबो अगर हुआ, क्योंकि बिलो 150 अगर होगा तो प्रॉब्लम, 140 अगर बिलो होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन 140 टू 200 के रेंज में देयर इज़ अ प्रॉब्लम। लेकिन हमारा जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है क्राइटेरिया फॉर डायबिटीज़ डायग्नोसिस, तो उसमें 200 mg पर DL होना चाहिए 2 आवर, अदरवाइज जो बाकी रेंज में आएगा हम कह सकते हैं दैट इज़ इन थ्रेशोल्ड, अगर वो डाइट प्रॉपर लेगा और
प्रिकॉशंस लेगा तो उसको डायबिटीज से गुजरना नहीं पड़ेगा। दिस इज द ओवरऑल रिकैप्चुलेशन ऑफ ग्लूकोज टॉलरेंस। अब हमें जो करना है प्रोटीन्स, क्योंकि सॉरी हमारा जो क्या बोलते हैं सिलेबस, जो यूनिट सेकंड है कार्बोहाइड्रेट्स का, उसका मेटाबॉलिज्म, उसके जो भी थे वो ख़त्म हुआ। अब हमारा थर्ड यूनिट जो है दैट डील्स विद द प्रोटीन एंड लिपिड्स। आज हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं प्रोटीन्स का। तो प्रोटीन्स जो है, अगर प्रोटीन्स का इंट्रोडक्शन करेंगे, ये भी मैक्रोमोलिक्यूल्स है। अगर स्टार्ट में हमने बायोमोलिक्यूल्स जब डिफाइन किया था, हमने देखा था कि जो माइक्रोमोलिक्यूल्स है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, तो जब वो आपस में मिलते हैं तो बड़े मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। तो प्रोटीन भी मैक्रोमोलिक्यूल है क्योंकि वो अमाइनो एसिड से बना है। जो प्रोटीन्स होते हैं ये लार्ज साइज्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये स्ट्रक्चरल जो ये पॉलीमर चेन बनाते हैं अमाइनो एसिड्स के। जब अमाइनो एसिड्स मिलते हैं आपस में, फॉर एग्जांपल दिस इज वन अमाइनो एसिड, दिस इज वन, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ। तो इनके बिटवीन जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, जो इनके बॉन्ड बनता है, ये एक किस्म की पॉलीमर चेन बना देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉलीमर्स ऑफ प्रोटीन जो है, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। वो अमाइनो एसिड्स बनाते हैं। देखा गया है कि जो हम नोन है, जो हमें पता है, मतलब जिनका स्ट्रक्चर हमने डिराइव किया है अभी तक अमाइनो एसिड्स का, क्योंकि प्रोटीन्स का जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है वहाँ अमाइनो एसिड है, क्योंकि इसी से प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बनते हैं। तो 20 ऐसे अमाइनो एसिड्स जो नेचर में एग्जिस्ट है, उनके बारे में हमें पता है, हमने उनका स्ट्रक्चर डिराइव किया है। हालांकि अगर हम नेचर की बात करेंगे, नेचर में 300 से ज़ायद मिले हैं, लेकिन अभी तक हम उनका स्ट्रक्चर जो है वो डिराइव नहीं कर पाए। उसमें से सिर्फ 20 प्रोटीन्स का हम स्ट्रक्चर डिराइव कर पाए हैं। अब जो प्रोटीन है ये ग्रीक वर्ड से निकला है प्रोटियस। प्रोटियस का मतलब है होल्डिंग फर्स्ट प्लेस, यानी ये वो मैक्रोमोलिक्यूल है जो पहले बना था। क्योंकि हमें पता है जो हमारी बॉडी पार्ट्स है वो मोस्टली प्रोटीन्स से बने हैं। हालांकि बाकी से भी, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, उसमें लिपिड्स भी है, लेकिन प्रोटीन्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि हमने सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन की पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं। वो चैनल प्रोटीन्स या जो चैनल एज अ एक्ट करते हैं जहाँ से मटेरियल्स पास होते हैं। तो इनका भी इम्पोर्टेंट, तो होल्डिंग ए फर्स्ट प्लेस इम्पोर्टेंस है। प्रोटीन्स जो है ये अबंडेंट मॉलिक्यूल्स है। प्रोटीन्स अगर देखेंगे हम, कार्बन के बने हैं, हाइड्रोजन के बने हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, बहुत सारी ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्रोटीन्स का पार्ट बनते हैं। अमाइनो एसिड तो इसीलिए बेसिक यूनिट है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्लूकोज बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का था, पॉलीसेकेराइड चेन्स का था, बिल्कुल वैसे ही प्रोटीन पॉलीमर्स का। क्योंकि जब प्रोटीन की बात करेंगे, हम पॉलीमर चेन्स की बात करेंगे, तो वो बनी होती है अमाइनो एसिड से। और देखा गया है जब हम प्रोटीन्स को हाइड्रोलाइज करते हैं, यानी ब्रेक करते हैं, उनके जो बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं, तो हमें फ्री अमाइनो एसिड्स देते हैं। अगर डाइजेशन प्रोसेस भी आप देखोगे, जब प्रोटीन की डाइजेशन हो जाती है तो वहाँ पर वो अल्टीमेटली हमें अमाइनो एसिड्स ही देते हैं, जो फिर थ्रू इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब होते हैं। फिर हम फंक्शंस, इनकी बहुत सारी फंक्शंस होती है क्योंकि लिविंग सेल में एसेंशियल है। अगर प्रोटीन्स नहीं होंगे तो सेल्स नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे। अब ये हमें पहली फंक्शन जो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शन, ये स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। अगर हम अपने बाल ही देखेंगे,
वो एक किस्म के प्रोटीन केराटिन के बने हैं, यानी वो हमारे जो हेयर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। या हम अपने नेल्स देखेंगे, वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। वो भी हमें ये क्या करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेल्स भी तो हार्ड स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं बॉडी को। हमारे फिंगर टिप्स को ये जो नेल्स हैं उनका काम क्या है, प्रोटेक्ट करना है शॉक से, क्योंकि हैंड्स या फीट से हम ज़्यादा काम करते हैं, हैंड से वर्क करते हैं, तो फीट से हम चलते फिरते हैं, तो ये प्रोटेक्शन है। और हम देखते हैं कि जो कोलेजन और इलास्टिन, ये दो किस्म के प्रोटीन्स हैं जो बोन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। मैट्रिक्स जो बोन है, बोन हमें पता है कॉन्ड्रियोसाइट्स की बनी है, बोन सेल्स जिनको हम कहते हैं, वो आपस में इसी की वजह से जुड़े हैं। कोलेजन इलास्टिन तो एक स्ट्रेंथ है, इसीलिए हार्डनेस जो प्रोवाइड होती है वो उसी की वजह से होता है। और वेस्कुलर सिस्टम में आता है आर्टरीज, वेन्स, सुन रहे हो ना आप सब, आर्टरीज, वेन्स आते हैं, कैपिलरीज, जो उनकी वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो उनके वेल्व्स होते हैं वो फ्लैसिड नहीं होने चाहिए, वो फ्लैट नहीं रहने चाहिए, क्योंकि उनके अंदर क्या पास हो रहा है, ब्लड वो सर्कुलेट कर रहा है, तो वहाँ पर भी ये प्रेजेंट होते हैं। और बहुत सारे जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में हैं वो प्रोटीन से ही बने होते हैं। तो केराटिन सिर्फ हमारे बालों में ही नहीं, नेल्स में ही नहीं, बल्कि हमारी जो एपिडर्मल टिश्यूज है, जो आउटर टिश्यूज है, वहाँ पर भी प्रेजेंट होते हैं। तो डायनामिक फंक्शन, अब वो तो स्ट्रक्चरल फंक्शन था, अब है कि इनकी एक्शन, मतलब अब ये किन किन मतलब चीज़ों में ये पार्टिसिपेट करते हैं, क्या और एक्ट कैसे करते हैं। हम देखते हैं कि एज ए एंजाइम भी एक्ट करते हैं, क्योंकि जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन है, हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जब पढ़ रहे थे ग्लाइकोलिसिस या बाकी साइकिल्स जो हमने पढ़े, वहाँ पर एंजाइम्स का जिक्र आया, और वो जो एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। उनमें जब हम इंशाल्लाह एंजाइम्स पढ़ेंगे तब हम जानेंगे कि जो एंजाइम होता है इसके पास दो पार्ट्स होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और दूसरा नॉन प्रोटीन पार्ट। तो हम कह सकते हैं कि प्रोटीन्स जो है वो एंजाइम्स भी होते हैं। और जो हार्मोन्स, हमें पता है हार्मोन्स हमारी बॉडी में ग्लैंड सिक्रीट करते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन, जो थायराइड ग्लैंड है वो इस थायराइड हार्मोन को सिक्रीट कर पाता है, तब जाके हमारा जो बाकी मेटाबॉलिक फंक्शंस है वो ठीक रहती है। अगर हमें ये सिक्रीशन एबनॉर्मल होगी, हमें थायराइड हार्मोन जिसको हम थायरॉक्सिन बोलते हैं वो प्रॉपर सिक्रीट नहीं होगा, तो हमें प्रॉब्लम्स होगी। हम कहते हैं थायराइड होता है एक डिजीज़, जिससे अब इसमें फिर सिम्टम्स डिपेंड है कि हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ कि थायरॉक्सिन की जो सिक्रीशन है वो कम, और हाइपर का मतलब हुआ सिक्रीशन जो इस हार्मोन की ज़्यादा है, मतलब एबनॉर्मेलिटीज़ अगर इनमें आती है तो प्रॉब्लम होती है। सो हार्मोन्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लड यहाँ से, यहाँ ये ब्लड है, इट्स अ टाइपिंग एरर। तो यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, फॉर एग्जांपल अगर हमें इंजरी होती है, हमें कट लगता है, हम देखते हैं फिर क्लॉट बनता है, और ये क्लॉट किसकी वजह से बनता है, क्योंकि हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं जो क्लॉट को इनिशिएट करवाते हैं, क्लॉट बनवाने में मदद करते हैं, और वो भी प्रोटीन्स के बने होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इम्यूनोग्लोब्युलेंस, जो इम्यूनोग्लोब्युलेंस होते हैं इनको हम एंटीबॉडीज़ भी कहते हैं। जो हमारी ये जो इम्यून सेल्स होती है वो एक किस्म की एंटीबॉडीज़ रिलीज़ करते हैं, जिनको हम इम्यूनोग्लोब्युलेंस भी कहते हैं, और ये प्रोटीन्स की ही बनी होती है। तो देखो, प्रोटीन्स हमें इम्यूनिटी में भी हेल्प करते हैं, ब्लड लॉस से भी प्रिवेंट करते हैं। और मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन रिसेप्टर्स है, तो इसलिए मेम्ब्रेन रिसेप्टर्स भी, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंस का भी अहम रोल प्ले करता है। और स्टोरेज, प्रोटीन जैसे मसल्स प्रोटीन्स की बनी है, उसमें स्टोर्ड प्रोटीन रहता है। अगर हमें फास्टिंग हो या स्टारवेशन आएगा, तो हम देखते हैं अगर स्टारवेशन पीक, किसी बंदे को स्टारवेशन करवाएंगे
तो उसको 60 डेज निकलेंगे, उसके अलावा नहीं निकलेंगे। तो हम देखेंगे कि उसका जो लीन मीट है यानी जो प्रोटीन मसल्स है वो लीन हो जाएंगी, पतली हो जाएंगी, हड्डियाँ निकलने लगेगी, क्योंकि तब यही स्टोर्ड प्रोटीन जो इन किसमें मसल्स में प्रेजेंट था वो यूटिलाइज तब होता है। अगर आप देखोगे, आपने देखा होगा कि कभी जहाँ फेमाइन्स होते अफ्रीकन एरियाज़ में मोस्टली फेमाइन्स या कुछ ऐसी रिजाइम्स हुई थी जहाँ पर उन लोगों को कैद किया गया था और उनकी हड्डियाँ पसलियाँ दिख रही थी। वो क्यों था? क्योंकि स्टारवेशन था, यानी प्रोटीन्स तब वो यूटिलाइज बिल्कुल वैसे ही जैसे ड्यूरिंग फास्टिंग ग्लूकोज यूटिलाइज होता है या स्टारवेशन ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है बॉडी से ही। तो मसल कंट्रैक्शन, मसल की जो कंट्रैक्शन होती है ये भी प्रोटीन्स की बदौलत ही होती है। यहाँ तक कि रेस्पिरेशन जो है उसमें हीमोग्लोबिन है, हीमो आरबीसीज में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन भी एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, इसलिए ग्लोब्यूलिन लिखा है प्रोटीन। जहाँ पर भी ये ग्लोब्यूलिन होगा, जैसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स वैसे ही हीमोग्लोबिन, they tell us that they are proteins. Now we have, तो हमें आज पढ़ना है बेसिक स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड क्या है। हम देखते हैं कि जो अमाइनो एसिड है इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। एक फंक्शनल ग्रुप अमाइनो ग्रुप होता है। जो अमाइनो ग्रुप है NH2 वो इसको बेसिक नेचर देता है, यानी अल्कलाइन नेचर देता है। अगर चार्ज देगा तो प्लस, बेसिक चार्ज जो होता है प्लस होता है। और कार्बोक्सिल ग्रुप होता है COOH दूसरे एक ही कार्बन पे, मतलब जो अमाइनो एसिड्स है ये सिंगल कार्बन जनरल फार्मूला जो हम अभी देखेंगे उस पे दो फंक्शनल ग्रुप्स अटैच्ड होते हैं, एक अमाइनो ग्रुप दूसरा कार्बोक्सिल ग्रुप। एसिडिक है नेचर में और ये चार्ज इसको नेगेटिव देता है। तो अगर हम स्ट्रक्चरली देखेंगे जो जनरल स्ट्रक्चर अमाइनो एसिड का है, इफ वी गो थ्रू इट, तो यहाँ पर अमाइनो ग्रुप है और यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है COOH, और ये यहाँ पर एक H हाइड्रोजन है और यहाँ पर R साइड है। हमें पता है कार्बन वो कार्बन जिसको चार डिफरेंट कंपाउंड्स या एटम्स, चार डिफरेंट एटम्स अटैच्ड हो या कंपाउंड्स अटैच्ड हो तो उसको हम एसिमेट्रिकल कार्बन कहते हैं। तो यही वजह है कि अमाइनो एसिड्स भी हमें आइसोमेरिज्म दिखाता है। अब देखो जो R साइड चेन है ये एलिफैटिक भी हो सकती है, ये एरोमेटिक भी हो सकती है, ये कोई भी चेन हो सकती है, किसी भी कार्बन नंबर की हो सकती है। अटैच्ड तो हमें पता है जब भी कार्बन है उसके साथ H तो अटैच्ड होता है, इसलिए हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर कोई भी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो सकता है, तो इसको हम R चेन या साइड चेन कहते हैं। ये तो जनरल फॉर्मूला है अमाइनो एसिड की, लेकिन देखा है नेचर में, हमारे नेचर में जो अमाइनो एसिड है, जो अमाइनो एसिड है वो प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ ज़्विटर आयन। अगर हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऐसे, ज़्विटर आयन की क्या खुसूसियत है, जो अमाइन ग्रुप है उसको पॉजिटिव मिलता है और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको नेगेटिव। तो इसका जो चार्ज होता है नो नेट चार्ज, ज़्विटर आयन का नो नेट चार्ज। अगर ये हम देखते हैं अमाइनो एसिड अगर फ्री होते हैं तो वो नेचर में ज़्यादा इसी फॉर्म में रहता है। तो नो नेट चार्ज, क्योंकि वजह क्या है, जो ये प्लस और ये माइनस है ये आपस में कैंसल करता है एक दूसरे को, तो वहाँ पर चार्ज नहीं रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं ज़्विटर आयन जो है न्यूट्रल चार्ज रखता है, इसके पास कोई चार्ज होता नहीं है। रीज़न है जो कार्बोक्सिल का और नेगेटिव चार्ज है और अमाइन ग्रुप का पॉजिटिव चार्ज है वो आपस में कैंसिल होते हैं, न्यूलिफाई होता है, तो नो नेट चार्ज इसमें रहता है। तो अब ऑप्टिकल आइसोमर्स अमाइनो एसिड का हम देखेंगे, इसके पास सिर्फ एक कार्बन है और हम इन अमाइनो एसिड्स को अल्फा अमाइनो एसिड्स के नाम से भी जानते हैं और नेचर में हमें अल्फा अमाइनो एसिड्स ही
प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल वैसे। हालांकि कार्बोहाइड्रेट्स में बीटा भी होते हैं, लेकिन नेचर में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें ज़्यादा अल्फा अमाइनो एसिड्स है, क्योंकि वहाँ उनके लिए एंजाइम्स बने हैं, बीटा के लिए नहीं। बिल्कुल यहाँ पर अल्फा अमाइनो एसिड्स ही होते हैं। रीज़न है कि जो कार्बन नंबर 1 था उसी पे वो अल्फा है, उसी पे फंक्शनल दोनों ग्रुप्स है, तो ये एक ही कार्बन है, इसको अल्फा हम डिराइव कर देते हैं। जो आर ग्रुप है इस पे नंबर ऑफ कार्बन्स कितने होते हैं, फिर उसी पे बीटा गामा ऐसे ही नंबर उनको ये अल्फ़ाबेटिकल नेम पड़ता है। लेकिन हमें पता है कि जो फंक्शनल ग्रुप्स है वो सिर्फ अल्फा कार्बन पे ही होते हैं अमाइनो एसिड्स को, तो इसीलिए इनका दूसरा नाम अल्फा अमाइनो एसिड्स भी इनको कहते हैं। लेकिन जो एसिमेट्रिकल कार्बन है वो सिर्फ मतलब 20 अमाइनो एसिड्स में सिर्फ 19 अमाइनो एसिड्स में प्रेजेंट है, क्योंकि एक्सेप्शन है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन अमाइनो एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम पीछे स्लाइड लेंगे उस पर अगर देखेंगे, इफ इट इज़ ये लगभग ग्लाइसिन स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है अमाइन ग्रुप है और ये और आर चेन के बदले सीधे एच होता है, तो ये एसिमेट्रिकल कार्बन नहीं बनता। आर के बदले एच है, यहाँ पर भी फिर एच है, यानी 2 है। यहाँ पर ये 2 डिफरेंट है, लेकिन ये 2 सेम रहते हैं। तो ग्लाइसिन का हम जैसे बिल्कुल आप लेते थे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइसरल्डिहाइड एज अ रेफरेंस कार्बन कंपाउंड, वैसे ही यहाँ पर अमाइनो एसिड्स में हम रेफरेंस मॉलिक्यूल ग्लाइसिन लेते हैं। तो जनरल फार्मूला ग्लाइसिन की ही है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें आर चेन के बदले एच होता है, तो एसिमेट्रिकल कार्बन ग्लाइसिन नहीं रखता है, ये एक्सेप्शन है। दिस इज द एक्सेप्शन, ये आपको याद रखें। जो रेस्ट फिर 19 अमाइनो एसिड्स हमें मिलते हैं उनमें एसिमेट्रिकल कार्बन्स प्रेजेंट होते हैं, और हमें पता है हम आइसोमेरिज्म एसिमेट्रिकल कार्बन से ही देख सकते हैं थ्रू फार्मूला 2 रेज पावर n, वो यहाँ पर भी सेम है। तो अगर अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन हम करते हैं, अगर अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ये लगभग 4 तरीकों से होती है। एक तरीका है, हालांकि हमें सारे पढ़ने हैं सारे तरीके। एक तरीका है स्ट्रक्चर, यानी हम तब देखते हैं कि इन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या क्या चेंजेस है स्ट्रक्चर में, उस बुनियाद पर हम अमाइनो एसिड्स को क्लासिफाई करते हैं। दूसरा जो हम लेते हैं, दूसरी जो क्लासिफिकेशन लेते हैं, उसमें हम सिर्फ क्या देखते हैं, केमिकल नेचर, यानी ये इनकी एक्शन क्या है। अगर हम इन प्रेजेंस ऑफ वाटर इनको रखते हैं तो ये क्या हाइड्रोफोबिक है या हाइड्रोफिलिक है, उस हिसाब से, यानी पोलैरिटी के हिसाब से क्या ये पोलर है या नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स है। तो और तीसरा जो हम देखते हैं वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि प्रोटीन्स हम खाते हैं अपने डाइट में, तो हमें दो ग्रुप्स में बांटा जाता है ये। एक होता है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और होते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो हमें न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट मतलब हमें क्या नीड होती है, एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हमें बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं डाइट में, क्योंकि वो हम बना नहीं पाते हैं खुद, इसीलिए वो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की कैटेगरीज में आते हैं। यानी जो प्रोटीन्स इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं वो हमें डाइट में होने चाहिए। और जो नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है वो ज़रूरी नहीं है कि हमें वो डाइट में होने चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी खुद फिर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स से ही नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स बनाती है, मेटाबॉलिक रिएक्शन करके, कुछ चेंजेस लाकर, और रिएक्शंस हो पाती है इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स, तो फिर वो बन जाते हैं नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, हमारी बॉडी खुद बना पाती है। और दूसरा द फोर्थ जो क्लासिफिकेशन है वो बेस्ड है ऑन मेटाबॉलिक फेट, यानी किस अमाइनो एसिड्स का क्या फेट है, क्या ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा या फैट्स में कन्वर्ट होगा, क्या ये ग्लाइकोजेनिक, अगर ग्लूकोज में ये कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये ग्लाइकोजेनिक है,
अगर ये फैट्स में कन्वर्ट होगा तो हम कहेंगे कि ये अमाइनो एसिड जो है इट्स टेंडेंसी इज कीटोजेनिक, ये फैट्स बना पाता है। अब हम बोलेंगे क्या प्रोटीन्स कन्वर्ट हो सकते हैं कैसे? बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन एंजाइम्स इट इज़ पॉसिबल, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स का अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर देखोगे, लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखोगे, दे आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन्स। हमने कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर देखे हैं, प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखोगे सिंपल ही यहाँ पर है, हम सिंपल स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये भी कार्बन एंड हाइड्रोजन है। हाँ, इसमें अब नाइट्रोजन प्रेजेंट है इन द एमाइड, और कुछ प्रोटीन्स जो है जिनमें सल्फर भी प्रेजेंट है, बाकी चीज़ें भी प्रेजेंट है, दैट्स द एक्सेप्शन, और उनको हम अलग मतलब वो इसलिए क्लासिफाई हो जाते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर डिफरेंटली। तो आपको ये कोड्स याद रखने के लिए हेल्प मिलेगा कि एक तो 20 अमाइनो एसिड्स के हमें नाम याद रहेंगे, हालांकि स्ट्रक्चरल बेस्ड कोड्स है, अगर हमें न्यूट्रिशनल बेस्ड क्लासिफिकेशन करनी है उसका अलग कोड है, तो उससे हमें नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स याद रहेंगे आप सबको आसानी से। यहाँ जो मैंने कोड्स दिए हैं ये मैंने बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, क्योंकि हमें वही पहले उठानी है, तो 20 अमाइनो एसिड्स आपको याद होने चाहिए क्योंकि इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो पहला जो कोड है इसको शॉर्ट में हम गावली कहते हैं, इजी है याद रखने में, गावली। जी फॉर ग्लाइसिन है, ए फॉर एलेनिन है, और वी फॉर वैलिन है, और एल फॉर ल्यूसीन है, और आई फॉर आइसोल्यूसिन, गावली। इजी है, और इसके जो साइड चेन्स है जो वो है एलिफेटिक साइड चेन्स है इसके। फिर हमें दूसरा ग्रुप आता है STT कोड रखा है मैंने, इसमें डिफरेंस क्या है, ये भी अमाइनो एसिड स्ट्रक्चर कंटेन है मगर इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यानी ये क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन दोज अमाइनो एसिड्स दैट हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OH ग्रुप जिनको अटैच्ड है। तो इसमें हमें आता है STT, S से है सीरीन, T से है थ्रियोनीन, और T से है टायरोसिन। हालांकि जो टायरोसिन है वो सिर्फ हाइड्रोक्साइल कंटेनिंग में ही नहीं आता, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड में भी आता है, मगर इसको अगर हम देखेंगे जो टायरोसिन है एक तो ये एरोमेटिक भी है और प्लस ये कंटेन करता है OH ग्रुप, तो ये दोनों कैटेगरीज में हमें ऐड करना पड़ता है। फिर तीसरी कैटेगरी है इसमें CCM। ये जो CCM है हम इनको सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स कहते हैं। ये वो अमाइनो एसिड्स है जिनमें सल्फर होता है, सल्फर बॉन्ड प्रेजेंट होता है इनमें। तो हम देखते हैं कि इसमें सिस्टीन आता है, सिस्टाइन आता है, और मिथोनिन आता है, CM। फिर हमें एसिडिक अमाइनो एसिड्स, मतलब उनका जो नेचर है वो एसिडिक है, और ये उस पे एसिडिक अमाइनो एसिड जो बिहेव करते हैं एज अ एसिड। तो हम देखते हैं इनकी, हम जो कोड आप याद रखोगे A2G2, इजी है A2 क्योंकि A स्क्वायर असल में है, ये A स्क्वायर G स्क्वायर, तो A स्क्वायर है A फॉर एस्पार्टिक एसिड, A फॉर एस्पेराजीन, और G स्क्वायर है ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामीन। तो फिर आता है बेसिक, यानी ये अल्कलाइन है, मतलब इनका जो नेचर है pH स्केल का अगर देखेंगे ये बेसिक जो होते हैं वो अल्कलाइन इन नेचर होते हैं। इसका आप हॉल भी रख सकते हो या ला भी रख सकते हो, LAH या HAL, हॉल मुझे लगता है इजी होगा। इसमें H फॉर हिस्टिडीन आता है, A फॉर अर्जिनिन आता है, और L फॉर लाइसिन आता है। फिर हमें एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स जो आते हैं PTT, इसमें फिनाइल एलानीन आता है, टायरोसिन और ट्रिप्टोफान। फिर एक और अमाइनो एसिड है जिसको हम प्रोलीन कहते हैं, मगर इसको हम
इम्यूनो एसिड भी कहते हैं, क्योंकि डिफरेंस क्या है, इसके पास NH ग्रुप होता है। यानी मोस्टली हमने जब स्ट्रक्चर देखा तो NH2 फॉर्म में है। जो एमाइड ग्रुप है, जो भी हमने अभी तक ग्लाइसिन का जनरल स्ट्रक्चर देखा, वहाँ हमने एक फंक्शनल ग्रुप देखा NH2 फॉर्म में, लेकिन यहाँ प्रोलीन की एक एक्सेप्शन है, उसको एमाइड ग्रुप NH के फॉर्म में है, ना कि NH2 के फॉर्म, इसीलिए इसको हम अमीनो एसिड भी कहते हैं। और अमीनो एसिड की अच्छी एग्जाम्पल है प्रोलीन एक अमीनो एसिड है। अगर आप ये गिनोगे टोटल ये 20 अमीनो एसिड है। एक तो आपको याद रहेगा 20 सारे अमीनो एसिड्स, और प्लस आपको पता चलेगा इस कोड से कि एलिफेटिक साइड चेन्स किसको रखी है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप किसको रखा है, सल्फर कंटेनिंग वाले अमीनो एसिड्स कौन है, एसिडिक कौन है, बेसिक कौन है, एरोमेटिक कौन है, और किसके पास इम्यूनो एसिड है यानी NH ग्रुप वाला अमीनो एसिड, वो प्रोलीन है। तो इंशाल्लाह हम अच्छे से कल करेंगे क्लासिफिकेशन, वो होगी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो जो हमें क्लासिफिकेशन करनी है, दैट विल बी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। तो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। किसी को कुछ क्वेश्चंस है?